हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट अ डे। तो आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडिया का इनफेमस केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 है। तो लास्ट वीडियो में जब मैंने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में बात की थी तो मैंने बताया था कि उस केस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे नए अमेंडमेंट्स लेके आई थी और उन्हीं अमेंडमेंट्स की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो जो 3 अमेंडमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं आज का केस पढ़ने के लिए वो हैं 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट। तो क्योंकि गोलकनाथ जजमेंट में कोर्ट ने ये बोला था कि आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इस वजह से 24th अमेंडमेंट 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली चीज़ जो ऐड करी वो यही थी कि उन्होंने आर्टिकल 13 में एक क्लॉज 4 ऐड किया। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब कि अगर आर्टिकल 368 के तहत कोई भी अमेंडमेंट बनाया जाएगा तो आर्टिकल 13 उस पर लागू नहीं होगा। सिमिलरली कोई और भी जो एम्बिग्विटी आती उसको भी मिटाने के लिए आर्टिकल 368 में भी ये जोड़ दिया गया कि नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to any amendment made under this article। और क्योंकि गोलकनाथ में ये भी बोला गया था कि आर्टिकल 368 सिर्फ एक प्रोसीजरल लॉ है, उसके पास पावर नहीं है अमेंड करने की, इस वजह से इस अमेंडमेंट के थ्रू ये भी ऐड कर दिया गया कि आर्टिकल 368 के पास पावर है। उसके मार्जिनल नोट में एक वर्ड पावर ऐड कर दिया गया। तो ऑल इन ऑल जो 24th अमेंडमेंट था वो इसीलिए लाया गया था ताकि गोलकनाथ को ओवर रूल किया जा सके और ये बताया जा सके कि हाँ पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। अब आते हैं 25th अमेंडमेंट पे। तो 25th अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने दो चीज़ें करी। पहली चीज़ ये कि उन्होंने आर्टिकल 31 क्लॉज 2 में चेंजेस किए। तो आर्टिकल 31 क्लॉज 2 ये बताता था कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी ले रही है तो उसे उसे एडिक्वेटली कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो किसी भी इंसान को जिससे वो उसकी लैंड या प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसको एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करें, वो चाह रही थी कि थोड़ा पैसा बचा लिया जाए। तो इस चक्कर में उन्होंने वहाँ पर कॉम्पनसेशन वर्ड को रिप्लेस कर दिया अमाउंट से, और अब ये अमाउंट गवर्नमेंट अपने तरीके से डिसाइड कर सकती थी। इसके साथ साथ जो दूसरा चेंज आया 25th अमेंडमेंट के थ्रू वो था जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। तो हुआ क्या कि उन्होंने आर्टिकल 31C ऐड किया। अब इस आर्टिकल 31C के तहत उन्होंने बोला कि अगर कोई भी नया लॉ पास हो रहा है किसी पॉलिसी को इफेक्ट देने के लिए तो उस पॉलिसी या उस लॉ को कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने ये पावर दे दी पार्लियामेंट को कि वो कोई भी नया लॉ पास कर सकते हैं किसी भी पॉलिसी के नाम पे, और कोई भी इंसान उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। अब इसके बाद आता है 29th अमेंडमेंट। 29th अमेंडमेंट बहुत ही सिंपल था, इसने एक चीज़ ऐड की थी, वो थी केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल मतलब हर चीज़ जो भी 9th शेड्यूल में होती है वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होती है। तो इसने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को जुडिशियल रिव्यू के बाहर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को क्यों? क्योंकि केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ही वो एक्ट था जिसको केशवानंद भारती चैलेंज करना चाह रहे थे। तो केशवानंद भारती कासरगोड केरला के एक रिलीजियस सेक्ट के चीफ थे। उनके पास खुद के नाम में भी और इस सेक्ट के नाम में भी काफ़ी लैंड थी, और ये लैंड रिफॉर्म एक्ट के बाद वो सारी लैंड जा रही थी गवर्नमेंट के पास। और क्योंकि 25th अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया था कि वो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं देंगे बल्कि एक अमाउंट देंगे, तो इस चक्कर में केशवानंदा भारती ने ये केस किया था। तो इस केस में बेसिकली 3 इशू थे इन अमेंडमेंट्स की, अमेंडमेंट 24 और अमेंडमेंट 25 की वैलिडिटी को डिटरमाइन करना और ये डिटरमाइन करना
कि आखिरकार पार्लियामेंट किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। तो इस केस में 13 जजेस बेंच बैठी थी और उसने 7-6 के रेशियो में मेजॉरिटी जजमेंट दिया। तो 24th अमेंडमेंट के इशू पे कोर्ट ने ये बोला कि ये अमेंडमेंट वैलिड है। उन्होंने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट के पास हक है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का, पर वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को ओवर रूल करते हुए कहा कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर पहले से ही थी। गवर्नमेंट को 24th अमेंडमेंट के थ्रू पावर वर्ड ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आर्टिकल 368 खुद में ही अपनी ये पावर रखता था। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इशू पे कोर्ट ने पहले पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे पॉइंट को नकार दिया। तो पहला पॉइंट था कॉम्पनसेशन वर्ड को अमाउंट वर्ड से रिप्लेस करने का। इस पे कोर्ट ने कहा कि कॉम्पनसेशन और अमाउंट एक ही बात है। हाँ, पर जब भी वो अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो वो उसे रीजनेबल और एडिक्वेट तरीके से ही डिसाइड करेगी। और इसी अमेंडमेंट के दूसरे पॉइंट को कोर्ट ने इनवैलिड करार किया। कोर्ट ने बोला कि क्योंकि आर्टिकल 31C ये बोलता है कि कोई भी लॉ अगर पॉलिसी के लिए बनाया जा रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा, ये इनवैलिड है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी गवर्नमेंट के फंक्शन में। और 29th अमेंडमेंट के इशू पे कोर्ट ने 29th अमेंडमेंट को वैलिड करार किया। इवन दो ये नोटिस करने वाली बात है कि ये अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के खिलाफ था, स्टिल कोर्ट ने इसे वैलिड माना। हाँ, इस चीज़ की चर्चा बाद में मिनर्वा मिल्स वाले केस में ज़रूर हुई है, तो जब हम वो केस करेंगे तब इसकी दोबारा बात करेंगे। इन इश्यूज के अलावा केशवानंदा भारती केस ने प्रियम्बल के बारे में भी बात की है। इस केस में ये होल्ड किया गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि इसे भी वैसे ही अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स को किया गया है, और इसीलिए प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, पर हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये इस केस में डिफाइन तो नहीं हुआ था, पर हाँ, कुछ फीचर्स ज़रूर बताए गए थे, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेक्युलर गवर्नमेंट, एक फेडरल कैरेक्टर, या फिर सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इसके साथ साथ ही डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को अपहोल्ड करना। तो ये था हमारा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और केस की भी समरी बनाएं। थैंक यू।